हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स। जैसा कि मैंने इससे पहले जो है जो है आपका क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का कुछ टॉपिक्स जो है कल पढ़ाए थे, जिसमें जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसके बेसिक नॉलेज को कल हमने वाले लेक्चर में लिया था। तो आज हम जो है इससे आगे पढ़ेंगे। इससे आगे हमें क्या पढ़ना है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं उनको हम करेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि चार्ज और मास के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यदि हम ध्यान से देखें, चार्ज जो हैं आपके दो टाइप के होते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। यदि आप सभी लोगों ने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको ज़रूर उसमें पता होगा, चार्ज आर ऑफ टू टाइप, वन इज योर पॉजिटिव एंड वन इज योर नेगेटिव। बट मास ऑलवेज जो है आपका पॉजिटिव होता है, ये आपको याद रखना है। ये पॉजिटिव जीरो भी नहीं हो सकता, मास होगा तो मास है उसके पास, यानी कि नेगेटिव की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब दूसरा जो हमने इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब जो है दूसरा जो डिफरेंस है वो है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और जो मासेस के बीच में होता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो आपकी 11th में आपने पढ़ा होगा। और एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चार्ज की, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। दैट इज वॉट एवर बी द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, कुछ भी हो उसकी वेलोसिटी, बट इट्स चार्ज विल रिमेन सेम। उसकी चार्ज क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। बट देर इज एन इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जो है मास चार्ज के मास पे जो है वेलोसिटी का प्रभाव पड़ता है। दैट इज बाय दिस रिलेशन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन। अगर हम मैंने कल वाले लास्ट वाले लेक्चर में देखे तो हमने देखा था ये रेस्ट मास है और ये उसका मास है जब उसकी वेलोसिटी भी है। व्हेन दिस वेलोसिटी इज टेंडिंग टू सी, दैट इज दिस बिकम्स जीरो, एंड द ratio of these to become infinity, that is the mass of the object at velocity, this will be increase करने लग जाएगी। हम कहने का मतलब क्या है कि whenever an object is moving with a velocity comparable to the velocity of light, its mass will increases, that is mass में velocity का प्रभाव पड़ता है, यानी कि mass बढ़ जाता है। दूसरा एक और लास्ट जिसका डिफरेंस है आपका, जैसे कि हमने देखा था कि लाइक चार्जेस के बीच में जो है हमेशा रिपल्सिव फोर्स होता है, और अनलाइक चार्जेस के बीच में हमेशा कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज में दो टाइप से फोर्स होता है, वन इज योर अट्रैक्टिव एंड वन इज योर रिपल्सिव। जिस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि अट्रैक्टिव भी फोर्स होता है और रिपल्सिव भी। लेकिन जो है मासेस के बीच में हमेशा जो फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, आपका अट्रैक्टिव होता है। दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसको हमें याद रखना है। अब इसके बीच में सिमिलरिटीज क्या हैं? सिमिलरिटीज इसके बीच में ये हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। सिमिलरिटीज ये हैं कि एक तो ये दोनों फोर्स सेंट्रलाइज हैं। अब सेंट्रलाइज क्या फोर्स हैं जब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं, जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब इसको पढ़ने के बाद जो है, लेकिन हम इसको इसको जो इनकी सिमिलरिटीज़ हैं इसको कुछ जब हम कोलाब लॉ पढ़ लेंगे तब हम इनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज तो हमने पढ़ ली, लेकिन सिमिलरिटीज़ को हम उस वक्त पढ़ेंगे। अब हम इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो लेकिन थोड़ा सा एक कंसेप्ट और मैंने कल बोला था कि मैं बताऊंगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको मैंने बताया होगा, आपने देखा भी होगा, आप लोग खेलते भी होंगे, जैसे जो है जैसे अगर आप स्केल को पकड़ें और ऐसे करके अपने बालों में रब करें तो आपको रब करने पे पता चलता है, देखा होगा, जब आप उस रब्ड स्केल को जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेते हैं रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने लग जाता है। इट मीन समथिंग हैपन विद दिस स्केल और योर हेयर, कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्केल पे चार्ज आ जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की कहते हैं। यानी कि व्हेन सम ऑब्जेक्ट इज रब्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, देयर इज एन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस बिटवीन देम। यानी कि यदि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रगड़ें या फ्रिक्शन करें उनके बीच में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से उनमें चार्ज आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे विल गेट चार्ज एंड दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इस पूरी घटना को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, और इसको आपको याद रखना है। अब हम जो है आगे का जो सेक्शन पढ़ रहे हैं वो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन
ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के क्वांटाइजेशन से जो है के बेस पे जो है क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। पहला क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो एक कूलम चार्ज जो जब हम देखें तो मैंने कल क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये कहा था, यदि आपको उस लाइन के बारे में पता हो, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो चार्ज आएगा, ये जो सब्सटेंस है इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आएगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने पढ़ा था, आप सभी को पता होगा, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज योर 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, दैट इज माइनस 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इतना चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन का होता है और इसी के मल्टीपल में किसी में इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन की कहीं पे भी मतलब कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो यानी कि पूर्ण नंबर यानी कि इंटीजर के मल्टीपल में आएगा। तो इस ये मान लीजिए इसमें 1 कूलम चार्ज है और उस चार्ज का वो कितना है, Q है। तो ये किसके मल्टीपल में होगा, आपका n इंटू ई के मल्टीपल में होगा अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास हो गया n इंटू ई। तो चार्ज कितना दे रखा है आपको, यदि आप देखें तो 1 कूलम ऑफ चार्ज दे रखा है, एंड दिस चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम क्वेश्चन को समझते हैं कि वो पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिमूव करने पड़ेगी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हम क्रिएट करें कि इसमें एक कूलम चार्ज हो जाए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे ये कहता है कि किसी के ऊपर भी जो चार्ज आएगा वो जो है इंटीजर के मल्टीपल में आएगा, यानी कि इंटीजर यानी कि पूर्ण मैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कंट्रीब्यूटिंग चार्ज ऑन दिस सब्सटेंस इज योर n, एंड दिस शुड बी इन ए मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा ये। तो ये हम लिख सकते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू ई होता है, प्लस माइनस Q कितना दे रखा है 1 कूलम। और देखो ये पॉजिटिव दे रखा है तो हमने क्या कहा था, चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तभी हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव हमने ले लिया। और n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंट्रीब्यूट टू मेक एन चार्ज ऑफ 1 कूलम। जो n वो नंबर वो संख्या है इलेक्ट्रॉन की जो एक कूलम चार्ज को बनाती है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज योर 1.6 into 10 to the power minus 19। ये आ गया आपका, समझ में आ रही बात ये। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, यदि हम इसको सॉल्व करें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर आपको पॉजिटिव एक कूलम चार्ज चाहिए इस सब्सटेंस के ऊपर, तो आपको इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकालने होंगे, तब इसमें एक कूलम चार्ज आ जाएगा। और ये आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी डिजिट है, 10 टू द पावर 18 का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ ये संख्या लिख रहे हैं तो इसके आगे 18 जो है जीरोज मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो यानी कि एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो इस डिजिट को देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि एक कूलम को चार्ज को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, ज़रूरत होती है, यदि अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें। इसीलिए कभी कभार आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कोई टीचर आपसे कि वाई 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ योर वेरी बिग चार्ज। क्यों क्यों कहा, मतलब जो है एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, बिकॉज टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज वी रिक्वायर्ड सच एन ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हमको ज़रूरत होती है। इसीलिए हम जो है चार्ज को छोटी यूनिट्स में जो है मेजर करना पसंद करते हैं। तो वो छोटी यूनिट्स क्या हैं देखिए ज़रा। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो जैसे पहले 1 मिली कूलम, एम फॉर मिली, सी फॉर कूलम, इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम। दैट इज एक कूलम का 1,000वें हिस्से को 1 मिली कूलम के नाम से जाना जाता है। 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। एंड ये क्या हो गया, एक कूलम के 10 लाखवें हिस्से को हम क्या कहते हैं, 1 माइक्रो के नाम से जानते हैं। 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम, 1 नैनो कूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम, इतने के बराबर होता है। यानी कि एक कूलम के
एक अरबवें हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक नैनो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया। 1 पीको कुलाम, पी फॉर पीको, पीको कुलाम इज इक्वल टू 10⁻12 कुलाम। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये बहुत छोटा कुलाम चार्ज को दिखा रहा है, 10 अरब खरब 10 खरब, यानी कि एक गुलाम के 10 खरबवें हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक पीको गुलाम के नाम से जानते हैं। तो इसलिए क्यों जरूरत पड़ी हमें इस चीज की, क्योंकि एक गुलाम चार्ज को कंट्रीब्यूट करने के लिए, बनाने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन, जैसे पॉजिटिव बनाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, अगर नेगेटिव बनाना है तो इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कहने का मतलब, क्योंकि हमने कल चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा। तो इसको आप लोग देखें जरा। तो हम अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे अब हमसे पूछा गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए कंडक्टर, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर removed from a conductor to make a charge of 3.5 नैनोकुलाम। 3.5 नैनोकुलाम यही है। 3.5 नैनोकुलाम चार्ज को बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा किसी कंडक्टर से। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंडक्टर है मान लिया जाए, इसमें से कितना चार्ज बाहर निकालना है, आपका 3.5 कुलाम जो है, नैनो कुलाम जो है चार्ज को बाहर निकालना है। तो Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, यदि आप अपने गिवन को देखें तो जो गिवन आपको प्रोवाइड कर रखा है वो कितना है आपका 3.5 नैनो कुलाम, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻9 कुलाम। मैंने अभी कहा था 1 नैनो इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻9 कुलाम के बराबर होता है। तो माना n इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालने पड़े, n इलेक्ट्रॉन। तो दिस कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू n इंटू E। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो n Q कितना दे रखा है आपको, 3.5 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखते हैं जरा। तो वो हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻9 होल अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 एंड दैट विल गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंडक्टर। इतने इलेक्ट्रॉनों को यदि आप निकालेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को यदि आप निकालते हैं तो इसमें जो है आपका कितना चार्ज आ जाएगा, आपका इतना कुलाम, यानी कि 3.5 इंटू 10⁻9 कुलाम ऑफ चार्ज इसके अंदर एग्जिस्ट करने लगेगा। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो है आपका, थोड़ा सा उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, लेकिन इन द सेम टाइम आपका थोड़ा सा मोल कंसेप्ट को भी समझना है। अब मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्या समझेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप 1 मोल को समझिए और इसको जरूरत क्यों पड़ी इस चीज़ को समझिए। देखिए हमने कहा कि मास जब हम किसी चीज़ को मेजर किया तो मिलीग्राम मास में, मिलीग्राम या ग्राम या केजी, इनमें हमने मेजर किया। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोल दे कि 1 मिलीग्राम या 1 केजी ऑफ मास के लिए हमें कितना जो है आपका कितने जो है पार्टिकल्स की ज़रूरत है, तो उन पार्टिकलों की संख्या को निकालने के लिए हमें मोल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी। कहने का मतलब जो है किसी के अंदर जो है अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम मोल कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो एक मोल के अंदर जो है, एक मोल 1 एवोगैड्रो के बराबर होता है, ये आप लोग जानते होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज हैज़ 1 mole of any substance has
6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को कह दूं कि आपके पास 1 मोल चीज़ है, जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास 1 मोल रुपए हैं, तो यानी कि इतने रुपए हैं। मैंने कहा 1 मोल स्टूडेंट हैं, तो इतने स्टूडेंट हैं। मैंने कहा 1 मोल जो है आपके पास जो है कोई भी पीनट्स हैं, तो पीनट्स इतने हैं, इतने पीनट्स के दाने हैं उसके अंदर। समझ में आ रही बात ये? तो ये तो था मोल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन सच नंबर ऑफ पार्टिकल। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स के को जान लें तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। कभी मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इस मोल कंसेप्ट को और डीप बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ इस कंसेप्ट को यूज करना है। सब पे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर और एटॉमिक वेट। मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट आप लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप समझ लें। जैसे मान लिया जाए 1 मोल में इतने होते हैं और हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे पास 2 हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे 2 इंटू कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वो नंबर हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए आपके पास 3 मोल जो है क्या है कोई चीज़ मौजूद है, जैसे मान लिया जाए सोडियम के पार्टिकल हैं, तो वो कितने पार्टिकल हो जाएंगे 3 इंटू, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम एटम्स। इस टाइप से आपके पास हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए अब हम जो है ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। कैलकुलेट जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। देखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज present in 3.11 gram of copper, CU for copper penny। penny का मतलब पैसे होता है बेटा, जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्के एक सिक्का है जिसका वजन कितना है आपका 3.11 ग्राम है, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे, ठीक है। ये हो गया, जिसमें जो है मॉलिकुलर वेट जो है आपका कॉपर का जो होता है वो 63.5 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपका 29 होता है, 63.5 U, ठीक है, AMU ये आपका है। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन ए इतने ग्राम ऑफ कॉपर पेनी। कॉपर के जो का सिक्का है जिसका वेट इतना है, इतने ग्राम दे रखा है आपको, तो उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे। सबसे पहले कॉपर को समझते हैं। तो कॉपर को यदि हम ध्यान से देखें तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है, Z बराबर कितना दे रखा है आपको 29 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है इसमें इतने प्रोटॉन भी हैं और इतने ही क्या है इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो यानी कि इसमें पॉजिटिव कितने चार्ज हैं, एक कॉपर के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं 29 है, और एक कॉपर के अंदर कितने नेगेटिव चार्ज हैं 29 है, इलेक्ट्रॉन है, और 29 ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। समझ में आ रही होगी बात ये। तो ये है, लेकिन वो बोल रहा है कि इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर कॉपर के एटम की संख्या कितनी है, क्योंकि तो एक के अंदर तो ऐसा स्ट्रक्चर है। ध्यान से सुनिए जरा मेरी बात, फिर मैं क्या कह रहा हूँ। ये कह रहा है आपसे कि कॉपर के अंदर जो है कितने पॉजिटिव और नेगेटिव, इस कॉपर के अंदर जो है 3.11 ग्राम का जो सिक्का है उसके अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं। तो मैंने एक कॉपर से आपको समझाना चाहा। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका मतलब उसके पास प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी है 29 है, और उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी उसके पास, ताकि तक कॉपर क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो यानी कि एक कॉपर के साथ इतने पॉजिटिव हैं और इतने नेगेटिव हैं। काश मेरे पास इसमें पता चल जाए कि कितने नंबर ऑफ कॉपर के एटम मौजूद हैं, तो मैं उसको 29 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उतने पॉजिटिव भी होंगे उतने नेगेटिव भी होंगे। समझ में आ रही बात है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेंगे, नंबर ऑफ
मोल्स। तो नंबर ऑफ, आंसर निकाल रहे हैं इसका, ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इन 3.11 ग्राम पैनी। पैनी में कितने हैं, ठीक है, तो वो कितने हो जाएंगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, यही तो पढ़ा था, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, यही पढ़ा था हमने अभी। तो वेट कितना ग्राम में दे रखा है, देखो 3.11 अपॉन कितना हो गया आपका, मॉलिकुलर वेट कितना दे रखा है 63.5, इतने मोल्स हो गए। और 1 मोल के अंदर कितने होते हैं, 1 मोल के अंदर अगर हम जानते हैं 1 मोल इज इक्वल टू n के बराबर होता है, जो कि कितना होता है 6.22 इंटू 10⁻23 होता है। तो इतने मोल के अंदर कितने कॉपर के एटम होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 3.11 ग्राम पैनी कितना हो जाएगा, एक की, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये, तो 10 की कितनी होगी, इनटू मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक की पेन की कीमत जो है 5 रुपये, 10 की कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10, दैट इज 50 रुपीज। इन द सेम मैनर यहाँ पे इतने मोल हमें मिले हैं, एक मोल के अंदर इतना होता है, तो कितने हो जाएंगे आपका, तो नंबर ऑफ मोल इंटू नंबर ऑफ particle, that is 3.11 upon 63.5 into 6.22 into 10 to the power 23 Cu atoms, ये हो गया। तो अब ये तो एटम्स हैं, एक एटम में कितना चार्ज है, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि इस कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन हैं और क्या है आपके 29 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको एक में 29 है तो हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉजिटिव कितने हैं 29 या नेगेटिव कितने हैं 29, समझ में आ रही बात है। तो 29 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.11 अपॉन 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 29, ये इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वो डिजिट आ जाएगी, डेट इज इतने नंबर ऑफ इसमें क्या है चार्ज मौजूद है। लेकिन उसका चार्ज कितना होगा, देयरफॉर चार्ज ऑफ दिस, उसमें चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.11 अपॉन 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 29, ये तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया। एक का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, तो इतनों का कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये इसको सॉल्व कर देंगे तो इतना कूलम चार्ज आपके पास आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.37 इंटू 10 टू द पावर 5 कूलम, इतना आपके पास चार्ज आ जाएगा यदि आप इसको सॉल्व करें। तो 1.37 इंटू 10 टू पावर 5 कूलम ऑफ चार्ज होगा, और कुल जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग दिस फिगर वी विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन दिस पैनी, दैट इज 3.11 ग्राम पैनी, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट से पे आधारित जो है बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देन यू कैन कमेंट मी, तो आप कमेंट करिए तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। एस्टिमेट number of electrons in 1 gram of water, 1 gram of water, 1 ग्राम वाटर में estimate
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। मॉलिकुलर वेट कितना होता है इसका? मॉलिकुलर वेट इसका होता है आपका 18। H2O हो आपका, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद होंगे वो हम देख रहे हैं 1 ग्राम के अंदर। तो अगेन हम अगर ध्यान से देखें इसको, ध्यान से इसको करना चाहें तो अगर आप देखो इस तरह ध्यान से, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? सबसे पहले एक वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम पढ़ते हैं तो H2O होता है, दैट इज OH। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। इसके अंदर एक है, इसके अंदर भी एक है। ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक के अंदर, एक एटम के अंदर, वन एटम ऑफ H2O हैज कितना? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 ई का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। काश मेरे को पता होता कि 1 ग्राम वाटर के अंदर मतलब एक के काश मुझे पता होता कि 1 ग्राम वाटर के अंदर जो है कितने मतलब जो है वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। तो एक के अंदर इतने हैं तो उतना को हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही मोल कॉन्सेप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 ग्राम, तो कितना हो जाएगा भाई? वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट कितना दे रखा है इसका? 1 ग्राम। 1 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन वाटर इज योर 18। इतना मोल्स निकल गया। ये आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इतना मोल आपका निकल चुका है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस पूरे में जो है इतने नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब लेकिन मुझे पता है कि एक मोल के अंदर कितने क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। तो इस मतलब मुझे ये पता चला कि वाटर के इतने मोल्स हैं, तो अब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1/18। एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गए आपके। किसके? वाटर के। एक पार्टिकल में कितना होता है भाई? एक पार्टिकल में कितना होता है? एक पार्टिकल में तो इतने पार्टिकल्स हो गए वाटर के। एक पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 है। समझ में आई बात है? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। क्यों से एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना होगा? इंटू 10 हो गया। तो चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज कितना होगा भाई? एक का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो एक का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो इतनों का कितना होगा? 1/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इतना चार्ज आपके पास हो जाएगा। एक बार इसको समझिए, आप देखिए जरा। ठीक है, थ्री पॉइंट थ्री इंटू 10⁻23 ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया आपका 5.35 इंटू 10⁵ कूलम। सॉरी 4 कूलम। तो ये आपका हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करने लगूंगा थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट जो है आंसर को देख ले रहा हूँ और उसको यहाँ पर पुटअप कर दे रहा हूँ। तो
ऐसा ना समझें कि इसको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं जो है फटाफट जो है वहाँ से जो है सिर्फ जो है आपका जो आंसर्स जो हैं उनको, ये क्वेश्चंस मैं खुद ही बिल्डअप कर रहा हूँ और उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित अभी हम सब करते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिए। एक पॉलीथीन जो है आपका रब किया गया है ऑन वुल फाउंड टू बी ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। ए पॉलीथीन is rubbed with wool and acquired a negative charge of, कितना चार्ज एक्वायर कर लेता है आपका 3 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो आपसे पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ऐसा करने पर। ठीक है, पॉलीथीन को रब किया गया वुल के ऊपर, ये मान लीजिए ये पॉलीथीन है, P फॉर पॉलीथीन, और ये वुल है। ठीक है, ये वुल है। ठीक है, इसको इसके ऊपर रगड़ा गया तो पॉलीथीन के ऊपर जो चार्ज आ गया Q इज इक्वल टू -3 × 10⁻⁷ कूलम आ गया। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की साइड गए होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होंगे, तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया होगा। पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। वुल के ऊपर कितना चार्ज होगा 3 × 10⁻⁷ कूलम पॉजिटिव होगा। इतना समझ में आ रही बात है। और इसमें देखो मास का लॉस होगा, इसको मास का लॉस हो गया, किसको, वुल को, और इसने उतना ही मास क्या कर लिया, अचीव कर लिया जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास गए होंगे। ठीक है, ऑल्दो ये मास बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि किस से किस में मास ट्रांसफर हुआ, तो हम कहेंगे वुल से पॉलीथीन में मास ये ट्रांसफर हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ की ओर क्या हुआ, मास ट्रांसफर हुआ है, दिख रहा होगा आप सभी लोगों को। तो ये मास यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो ये हमें यहाँ से दिख रहा है। तो इसको इस पर रब किया गया, तो बोल रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ होगा ऐसे इस प्रोसेस पे। तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, तो वो तो यही कहता है कि जब कोई भी चीज़ जो है अगर चार्ज को लेती है तो वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में लेगी, किसके, इंट्रीगल मल्टीपल पे। तो मान लिया जाए n इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर करके यहाँ से यहाँ चलेगी, तो इसके ऊपर जो चार्ज Q है डेट कैन बी रिटन एज +-NE, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -NE इज इक्वल टू Q कितना दे रखा है, -3 × 10⁻⁷ कूलम, प्लस n हमें निकालना है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, तो 3 × 10⁻, कितना हो जाएगा, -7। ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 3 × 10⁻⁷ हो गया। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो n इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ अपॉन 1.6 × 10⁻⁹. On solving this, we will get the number of electron transfer from wool to polythene. तो wool से polythene में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसके बारे में हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.875 × 10⁻12, 1.875 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर होंगे यहाँ से यहाँ पर तक, तब ये 10⁻⁷ कूलम का चार्ज लेगा। देख रहे हैं आप। तो इससे अगेन हम ये भी कंसेप्ट समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना छोटा चार्ज है, और वो चार्ज जो है एक मतलब इतने छोटे से चार्ज को बनाने के लिए भी इतनी ज़्यादा अमाउंट की हमें क्या ज़रूरत है। अभी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे जो है 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे जो इससे संबंधित हैं। यदि आप इसको देखना चाहें तो कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.4 × 10⁻⁹ कूलम। एक क्वेश्चन है आपका, कैन ए बॉडी हैव can a body have 0.4 × 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज। क्या किसी बॉडी के पास 10⁻⁻⁹ कूलम यानी कि 0.4 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर चार्ज हो सकता है? तो ये तो कोई वाली बात हो गई।
अगर ये चार्ज हो एग्जिस्ट करता है तो ये क्वांटाइजेशन के नियम को फॉलो करेगा, क्योंकि क्वांटाइजेशन का चार्ज कहता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के मल्टीपल में होगा, यानी कि पूर्ण नंबर के मल्टीपल में होगा। तो इस चार्ज को कितना होना चाहिए, मान लीजिए इस बॉडी पे जो चार्ज आया Q बराबर कितना आया 0.4 इंटू 10⁻⁹ कूलाम आया। तो इसमें जो इंटीजर निकले बनेगा दैट इज Q इज इक्वल टू जो Ne बना हुआ है, तो ये Q कितना दे रखा है 0.4 इंटू 10⁻⁹ ये n हम देखते हैं, अगर ये इंटीजर निकल जाता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, अगर नहीं बनता है तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो है वो तो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में रहता है। मैं कल ही बता चुका हूँ आपको इस बारे में कि जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को देता है या इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं है कि कोई आधा दे दे, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा कि जब भी कभी बॉन्ड बनते हैं या कुछ होता है तो फलाने एटम, यानी सोडियम जैसे NaCl का मॉलिक्यूल है तो Na ने आधा इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, देन जाके वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना, ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने। या किसी भी मॉलिक्यूल्स को आपने बनने हुए देखा होगा, या शेयरिंग भी हो रही है तो कंप्लीट शेयरिंग यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ऐसा नहीं कि 1/4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है, ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है, तो वही हम देख रहे हैं। तो 0.4 इंटू 10⁻⁹ ये अपनी जगह पे है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये अपनी जगह पे है, ये कैंसिल हो गया। तो जो बता है ये 4/1.16 हो गया, ये पॉइंट से पॉइंट कर गया, ठीक है। तो 4/1, ये तो 4 × 16, तो ये कितना हो गया 1/4, एक फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे 0.25 आ गया, ठीक है। तो जबकि आना क्या चाहिए था, एक प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए था, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक प्रश्न और आपसे कभी कभार पूछा जाता है कि ये क्या जो है बॉडी के अंदर जो है जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन से छोटा आ सकता है किसी बॉडी के ऊपर चार्ज? नहीं आ सकता, क्योंकि अगेन वही बात हो गई, वो तो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल में आता है। अब मैंने जैसे क्वार्क का कल कंसेप्ट बताया था, तो जैसे प्रोटॉन में जो है आपके 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क होता है, कल वाले मेरे लेक्चर को देखना आपको पता चलेगा उसमें। तो ये जो चार्ज हैं ये छोटे हैं, जैसे जैसे मैंने बोला था आपसे, यदि ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में से देखिए जरा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वांटाइजेशन के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, उसकी एक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि चार्ज किसी के पास भी इंटीजर के मल्टीपल में आएगा, जबकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है नंबर, यानी कि 1/4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तब जाके इतना चार्ज आएगा, और ऐसा होता ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अब एक और बात पूछना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों से कि क्या किसी चीज़ के ऊपर जो है जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन से छोटा आ सकता है? तो ये क्वेश्चन जो है का उत्तर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और एक्सेस की वजह से ही किसी के पास चार्ज आता है। अब जो मैंने आपको कल बताया था वो न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कहानी है। ये इसके पास 2 अप एक डाउन क्वार्क होता है, ये सॉरी प्रोटॉन के पास, इसके बाद ये प्रोटॉन के पास होता है, और न्यूट्रॉन के पास जो है आपका एक अप 2 डाउन क्वार्क होते हैं, और डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो -e/3 होता है आपका, और जो अप क्वार्क की वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपकी, अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2e/3। तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, ये तो बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो न्यूट्रॉन का निर्माण के लिए आ रहे हैं, ये प्रोटॉन के निर्माण के लिए आ रहे हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर हैं, ये तो टूटेंगे नहीं ना। तो टूटे मतलब जो बाहर तो नहीं निकलेंगे ना न्यूक्लियस के अंदर से, तो न्यूक्लियस तो बहुत टाइटली बाइंड है, तो ये बाहर तो आता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज का कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं वो ये कहता है कि चार्ज तो किसी के ऊपर भी कैसे आएगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आएगा। तो आज के लिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल से हम जो है कूलाम लॉ पढ़ेंगे, और कुछ और न्यूमेरिकल जो है मैं इसमें अभी बचे हैं जो आपको मैं कराऊंगा, लेकिन पहले कूलाम लॉ पढ़ेंगे, देन कूलाम लॉ के अंदर ही जो है इसके अंदर के यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को इन्वॉल्व करते हुए भी कुछ न्यूमेरिकल मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। और इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये आपके कुछ IIT के भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैंने इन्वॉल्व किए हुए हैं, आप इनको करिए तो आपको आपके कंसेप्ट जो हैं कुछ बेहतर होंगे। थैंक यू एवरीवन।